मैंने शेयान आपको एज अ को होस्ट डाल दिया, तो अगर कोई आता है तो आप उसको ऐड कर लेना, ठीक है। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से न्यूरल नेटवर्क की, ठीक है। और हम न्यूरल नेटवर्क के ऊपर जा इसलिए रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल्स यहाँ से प्रोड्यूस हुए, ठीक है। तो उसका आर्किटेक्चर हम अगर ह्यूमन ब्रेन के साथ हमने लिंक किया था, और ये हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ें, ठीक है। अगर हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, और जब भी हमारे सेंसर से कोई इनपुट उधर जाती है और एक केमिकल रिएक्शन से अगर वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है, तो वो न्यूरॉन आगे फर्दर सिग्नल पास करता है दूसरे न्यूरॉन को, ठीक है। तो उसी आर्किटेक्चर के ऊपर ये सारा का सारा हमारा न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम एवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट तो अभी छोड़ देते हैं, बट हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके जो एवोल्यूशन है CNN तक कैसे पहुंचा, जो डीप नेटवर्क्स हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता करके हम लोग अभी अभी करेंगे एंड पे, ठीक है। तो न्यूरल नेटवर्क को समझने के लिए आपको जो बेसिक अगर हम बोलें एक न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे एक आपने फंक्शन बनाएगा एफ ऑफ, जैसे हमने क्लास में भी पीछे डिस्कस किया था, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो वाई आपके पास क्या होती थी, आउटपुट, और x हमारे पास इनपुट है। तो अब यहाँ आप नोट करो एक 22 भी ऐड हो रही है, ठीक है। इस 22 का एक अपना काम है जिसको भी हम फर्दर डिस्कस करते हैं। तो हमें जो अभी पता होना चाहिए बेसिक क्या है, x1 x2 और xn क्या है, हमारे पास इनपुट्स हैं, और इन इनपुट्स को हम एक, ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक है, एक लीनियर फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन आपको बना के देता है, सीधी लाइन, ठीक है। तो एक लीनियर फंक्शन है, हम एक्टिवेशन फंक्शंस को भी नहीं देख रहे, ठीक है। जेड जो लीनियर फंक्शन है जो इनपुट की बेसिस के ऊपर आपको आउटपुट प्रेडिक्ट करके देगा। अगर मैं आपको यहाँ पर लीनियर लाइन की एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, और एक लाइन के फॉर्मूला को अगर हम देखते हैं, यहाँ लिखा आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये c जो है ये कांस्टेंट एक आपके पास एक 22 ही ऐड हो रही है यहाँ पर, जो मेन अगर हम देखें यहाँ, अगर ये खुल जाए मेरे पास इस फिगर में, इस फार्मूला के थ्रू आपने स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है, ठीक है। तो लीनियर में जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है उसको आप किस तरीके से प्लॉट कर रहे हो, अगर तो मैं कहती हूँ, या नीचे अगर वो ग्राफ मिल जाए, ये अगर हम इस ग्रीन लाइन को देखें तो इसकी एक स्लोप है और एक इंटरसेप्ट पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो उस फॉर्मूला में हमारे पास यहाँ जो लीनियर फार्मूला है इसमें हमारे पास किसी को याद है स्लोप कौन सी होती थी, m, और y c क्या है हमारे पास, इंटरसेप्ट। अब स्लोप क्या है कि वो लाइन यूं जा रही है, या वो यूं जा रही है, या वो यूं जा रही है। मेरा स्टाइलिश नहीं चल रहा, बट अगर मैं इसको यूं ड्रॉ करके बताऊंगी आपको, एवोकाडो नजर आ रहा होगा, यूं जा रहा है तो ये कैसी स्लोप है, ये बिल्कुल इसकी स्लोप 0 है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्लोप है, यहाँ कम स्लोप होगी, फिर कम होगी, और फिर कम होगी, ठीक है। तो वो आपसे कह रहा है कि जो आपका m है वो स्लोप है, तो m इंटू एक्स यानी इनपुट के साथ हमने किसको मल्टीप्लाई किया है, स्लोप को, और प्लस c जो है वो एक इंटरसेप्ट यानी एक पॉइंट है जहां से वो स्ट्रेट लाइन जो है वो शुरू हो रही होगी। यहाँ इसका इंटरसेप्ट ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइन शुरू हो रही है तो उसका इंटरसेप्ट 0 होगा, ठीक है। तो ये बाइसनेस होती है जो आप खुद से उसमें ऐड कर रहे होते हो। अब फर्दर इन इनपुट्स को, इस इनपुट्स को उसने कोई यहाँ पर लिखा हुआ है वेट W1। तो अगर हम इस m की जगह हम इन W1 को उसका वेट कंसिडर कर लें, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं x इंटू डब्ल्यू प्लस बी। अगर हम ये ज्यूम करें दो इनपुट्स नहीं है, एक सिंगल इनपुट है, जैसे इस एक लाइन के फंक्शन में एक सिंगल इनपुट आ रही है m इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है, एक इनपुट है, और m उसकी स्लोप है, और c क्या था, इंटरसेप्ट। तो x में अब जो इनपुट जा रही है हम अज्यूम करते हैं वो x1 है, और वो अपने किसी वेट, वेट क्या है यहाँ पे, स्लोप उसकी W1 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है और उसमें उसकी बाइसनेस ऐड हो रही है। इसी फॉर्मूला को अगर मैंने थोड़ा एक्सपैंड करना है तो मैं कैसे लिखूंगी, y इज इक्वल टू, ठीक है, W1 इंटू x1, यानी आप मल्टीप्लाई किसके वेट को कर रहे हो, x1 के वेट को मल्टीप्लाई कर रहे हो W1 के वेट से, प्लस W2 इंटू y2 प्लस W3 इंटू
y3, और हम उसमें ऐड क्या एंड पे कर रहे हैं, बाइसनेस ऐड कर रहे हैं, जिसको अब हम कौन सी की जगह एक जो हमारा इंटरसेप्ट था उसकी जगह हम उसको बी कह रहे हैं, ठीक है। तो इसी को यहाँ पर अगर हम मैप करें तो आपको नजर आ रहा है, अगर इसको फार्मूला के थ्रू लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि इस सारे के सारे के ऊपर ये तो सारा लीनियर फंक्शन है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेगा। अब इस लाइन को अगर हमने थोड़ा सा कर्व करना है, ठीक है, हम लीनियर रिग्रेशन के फार्मूला पे चले चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन, एक सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू भी आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक एक्स इनपुट है, आप उसको देंगे, अगर आपको स्लोप आपने डेटा अपने एग्जिस्टिंग डेटा से उसके जो वेट्स हैं, यानी यहाँ पर बी और ए लिखा हुआ है, वहां सी और एम लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जगह उनका मुख्तलिफ नाम दिया हुआ है। तो ये हमारे पास ये जो वेट्स होते हैं ना, ये इनको हम आपको लर्न करते हैं डेटा के थ्रू। तो अगर एक सी, इसको इस एग्जांपल से ले लो कि आज जो थी वेदर का, हाँ वेदर का ले लेते हैं। तो हम बाकी ये जो बी की वैल्यूज और ए की वैल्यू कैसे याद इनको मतलब फाइंड आउट करेंगे पास्ट के डेटा से, यानी पिछले हफ्ते मंडे को क्या था, ट्यूसडे को ये था, थर्सडे को ये था, फ्राइडे को ये था, और वेंसडे को, फ्राइडे और सैटरडे और संडे को ये था। तो उसके बाद हमने ए और एक्स की उससे वैल्यूज को लर्न कर लिया है। अब फर्दर अब हम क्या करेंगे, उसमें आज की वैल्यू इनपुट करेंगे। फॉर एग्जांपल आज फिर मंडे आ गया, तो मंडे की एंटर की, तो वो हमें जो वाई जो हम प्रिडिक्ट वेदर करना चाह रहे हैं वो हमें वहां से पता चल जाएगा। ये बहुत ही सिंपलिस्टिक है, वेदर में थोड़े और पैरामीटर्स होते हैं। तो हम इसको सादा अगर सेल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, आज इतनी सेल है, कल इतनी थी, परसों इतनी थी, तो आज कितनी होगी, ठीक है। तो वो लीनियर के थ्रू आसानी उसको किया जा सकता है, बट कॉम्प्लेक्स उसकी तरफ हम जाते हैं तो लीनियर रिग्रेशन ऑब्वियसली हमारा काम नहीं करेगी, ठीक है। तो आप लोगों को हमने थोड़ा सा इसको पहले भी स्टडी किया था लीनियर रिग्रेशन को। तो फर्दर अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो हमें क्या करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। जी, हम्म, कर्व लाइन, ठीक है। उस कर्व लाइन को अब यहाँ पे कोई आपको एक बेहतर ऑप्शन लग रहा है उसको बेहतर नाम देने का। लॉजिस्टिक पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, यहाँ हम उसको थोड़ा सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ लेके जाएंगे। हम अभी ये मल्टीपल लीनियर और इनकी तरफ नहीं जा रहे, अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरफ लेके जाऊं, तो वो जो आप कर्व वाली बात कह रहे हो, यहाँ पर वो चीज आ रही है या नहीं। अगर हमें गीक्स वाली ही मिल जाए तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। हम दोबारा न्यूरल नेटवर्क वाली उस पर जाएंगे, बट अभी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो कह रहा है कि ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है और इसमें सिग्मॉइड फंक्शन ले रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप जो भी इनपुट दें तो वो आपको प्रोबेबिलिटी बता देगा 0 से 1 के दरमियान, यानी अगर 0.5 से नीचे है तो वो 0 कह देगा, और अगर 0.5 से ऊपर उसकी वैल्यू आ रही है तो वो उसको 1 प्रिडिक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये तो बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन इटसेल्फ क्या होती है। अगर हम न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, हम वापस ऊपर आएंगे। वो कह रहा है कि न्यूरल नेटवर्क को भी हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक सुपरवाइज्ड जिसमें हमारे पास लेबल यानी वाई अवेलेबल है, और अनसुपरवाइज्ड जिसमें हमें वाई जो है वो अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ अनसुपरवाइज्ड को समझना है तो क्लस्टरिंग यानी ग्रुपिंग कर दे, और मैं डेटा की बेसिस पे उसको क्लस्टर्स की फॉर्म में डिवाइड कर लूँ, और
फॉर एग्जांपल चर्न प्रिडिक्शन का आप लोग थोड़ा बहुत सुनोगे। मोबाइल फ़ोन पे आप देखो, आपको पैकेजेस आते हैं, या ये जो पैकेजेस बने हैं उन्होंने वो पैकेजेस बनाने थे, तो वो क्या करेंगे, अनसुपरवाइज लर्निंग पे जाएंगे, यूजर्स के क्लस्टर्स बना लेंगे। इस तरह के यूजर्स का सेम पैटर्न है, ये पबजी खेलते हैं तो आई गेस इनको इस तरह का पैकेज, तो उसके पास क्लस्टर्स बनाने के लिए यानी ग्रुप्स बनाने के लिए अनसुपरवाइज टेक्निक वहाँ पर काम आ सकती है। सुपरवाइज लर्निंग में ये जो हम फेस रिकग्निशन है, टैगिंग है, ये सारी हमारे पास कैट है या डॉग है, क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ये सारी क्लासिफिकेशन जिसमें वाई लेबल अवेलेबल है, ये सुपरवाइज्ड की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो सुपरवाइज्ड की ही बात हो रही है, और बाइनरी से मतलब 0 और 1 है। और सिग्मॉइड फंक्शन को समझना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। एक सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक्टिवेशन फंक्शन होता है। अब मैंने आपको वो सिंपल एक लाइन ड्रॉ की थी, उस लाइन से हमारे डेटा की रिप्रेजेंटेशन अच्छी नहीं हो रही थी। डेटा फॉर एग्जांपल हमारा मैं इसको आपको लीनियर वर्सेस, क्योंकि अगर विजुअली आपको समझाया जाए ये ज़्यादा बेहतर डायग्राम है उसके लिए। इसको हम थोड़ा फुल स्क्रीन पे ले जाते हैं। देखो यहाँ पे आप नोट करोगे ना, तो वो आपसे कुछ कह रहा है कि फॉर एग्जांपल कैट्स थी, वो इधर कैटेगरी में आ रही हैं और डॉग्स यहाँ आ रहे हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम उसको नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास ताकि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम आती है, तो वो कह रहा है कि इस लाइन के ऊपर अगर आप सिग्मॉइड का एक्टिवेशन फंक्शन, यानी वो जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, यानी वो जो फंक्शन है उसको सिग्मॉइड का फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो वो आपके पास कर्व की शेप आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपके पास कर्व की शेप आ जाती है, तो वो आपको एस शेप कर्व, जिसको सिग्मॉइड कर्व कहते हैं, तो उसके थ्रू हम 0.5 की थ्रेशोल्ड को रखते हैं कि अगर जो भी आउटपुट की वैल्यू दे रहा है, एफ ओ फंक्शन जो हमें वैल्यू दे रहा है, अगर वो 0.5 से ऊपर की दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको कह देंगे 1 क्लास से बिलोंग करता है। 0.5 से नीचे दे रहा है तो हम उसको कह देंगे कि वो दूसरी क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि इसके ना ये जो फॉर्मूलाज हैं, इसको अभी एज इट इज थोड़ा सा ना आप याद कर लो, ये आगे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं चीज़ें। तो हम ना एक्टिवेशन फंक्शंस के ऊपर ना एक प्रॉपर अच्छे से मैं पढ़ के भी आपको स्लाइड्स बना के थोड़ा सा उसका ना बेहतर ओवरव्यू दूंगी, क्योंकि अभी तो मोटा मोटा हम देख रहे हैं, तो इस फॉर्मूला की इतनी समझ नहीं आएगी, ठीक है। आगे और भी एक्टिवेशन फंक्शंस है, गॉसियन का कर्व, और वो किस तरीके से ये मैप कर रहे होते हैं, ये चीज़ें थोड़ी डिटेल में वहाँ पर हमें समझ आएंगी, ठीक है। अभी के लिए जो हमारे लिए ज़रूरी है कि वो जो डेरिवेशन वगैरह नहीं, आपको इतनी सिग्मॉइड की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आपने डीप नॉलेज चाहिए तो इसको डेरिवेशंस को भी कर लेंगे, बट हम बेहतर ये है कि डेरिवेशंस पे अगर हम जाते हैं तो हम फर्दर न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो बैक प्रोपगेशन वाली ये चीज़ें उसको जब समझेंगे तो तब ये डेरिवेशन बेहतर तरीके से करेंगे, ये वाली नहीं, उसकी डेरिवेशंस कर लेंगे। बट अभी हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सिग्मॉइड जो है इस फॉर्मूला के थ्रू हमें आउटपुट वैल्यू दे रहा है, और अगर ये फंक्शन की वैल्यू 0.5 से ऊपर है तो वो 1 है, और 0.5 से नीचे है तो वो 0 है, ठीक है। अब वापस हम न्यूरल नेटवर्क पे चलते हैं, और यहाँ पर हमने कहा था लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन पे अगर हम एक्टिवेशन फंक्शन लगा देते हैं सिग्मॉइड का, तो वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन की फॉर्म ले लेता है। तो हमने एक सिंपल जो ग्राफ था, लाइन का ग्राफ था, जो हम मैथ्स में बहुत अरसे से पढ़ते आ रहे थे, उसके ऊपर अब हमने सिग्मॉइड का फंक्शन लगाया और वो हमें क्लासिफाई करके दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास आती है न्यूरल नेटवर्क की वर्किंग, जो हम पहले भी देख चुके हैं। न्यूरल नेटवर्क में एक, अभी तो हमने एक न्यूरॉन देखा था, ठीक है, और अब क्या होगा, इसी न्यूरॉन के हम ढेर सारी कॉपीज बना लेते हैं, रेप्लिकेट कर लेते हैं ढेर सारे न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये काफी एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बन गया। अब वो आपसे कह रहा है न्यूरॉन जो है वो न्यूरल नेटवर्क एक क्या है, जाल है,
नेटवर्क है न्यूरॉन्स का। अब वो न्यूरॉन की इंडिविजुअल वर्किंग तो हमें समझ आ गई, यानी एक ये न्यूरॉन है तो यहाँ इसको एक इनपुट आ रही होगी और इससे फर्दर वो आउटपुट दे रहा होगा। ये फर्दर अगर हम इसको बेहतर समझ सकते हैं, ये एक न्यूरॉन है क्योंकि इसको तो ये इनपुट लेयर है। इनपुट लेयर का मतलब ये कि आपके 4 फीचर्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर को जा रहे हैं। अब यहाँ पर 2 हिडन आर्किटेक्चर्स हैं। अब आप फर्दर आप एक्सप्लेनेबल एआई पे जाओगे तो वो थोड़ी ज़्यादा बेहतर है कि वो आपको बता रही होती है कि जो मॉडल आपने बनाया उसके अंदर हो क्या रहा है, ठीक है। बट जब हम नॉर्मल एआई और मशीन लर्निंग के मॉडल्स की बात करते हैं तो हमें नहीं पता, वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह ही काम कर रही है, ये खुद ही अपने फीचर्स खुद ही लर्न कर रहे होते हैं। तो वो क्या लर्न कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो इतना हमें नहीं होता आइडिया, ठीक है। तो हमें ये पता है कि हम उसको 4 इनपुट दे रहे हैं और हमने आउटपुट उससे, फॉर एग्जाम्पल अगर बाइनरी है तो वो आपका एक ही आउटपुट लेयर पे 0 और 1 की प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पर अगर 4 इनपुट्स ले रहे थे तो हिडन लेयर में हमने अपने आर्किटेक्चर में ये जो है 1 2 3 4 5 हिडन लेयर की पहली लेयर, 2 हिडन लेयर्स रखी हैं और उसमें 5 जो है वो न्यूरॉन्स की ऐड किए। अब इसको, ये जो आर्किटेक्चर बना, इसको बनाया कैसे जाता है इसके बारे में हम अभी इसके बाद बात करेंगे। बट हमें ये अभी समझ आ जाना चाहिए कि हिडन लेयर में अगर 4 इनपुट थी तो 1 2, मैं जूम करके 1 2 3 एंड 4। अब ये जो 4 की 4 इनपुट्स जा रही हैं, इन सारों के साथ इनके वेट्स भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, x1 इंटू w1, x2 इंटू w2, y1 इंटू w, x2 इंटू x3 इंटू w3 और x4 इंटू w4, ये इनपुट जा रहे हैं। और प्लस बाइसनेस भी ऐड हो रही है और इसके ऊपर कोई एक्टिवेशन फंक्शन आपने अगर लगाया हुआ है, रेलू या जो भी है फर्दर सिग्मॉइड, या वो आपको हर एक का अपना अपना फायदा नुकसान होता है, ठीक है। ढेर सारे एक्टिवेशन फंक्शन है, 10H आपने जो भी लगाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कोई आउटपुट निकलेगी, वो आउटपुट एज एन इनपुट जाएगी नेक्स्ट लेयर को, ठीक है। तो यहाँ पे भी इससे इनपुट आ रही है, इससे इनपुट आ रही है, इससे आ रही है, इससे आ रही है, तो 5 इनपुट इसको जा रही है और फर्दर वो आगे 4 आउटपुट्स को फॉरवर्ड कर रहा है। अब बात आती है कि ये इनपुट लेयर्स जो हैं वो आपको कह रहे हैं कि पता लग गया कि आप उसको डेटा क्या दे रहे हो। आउटपुट लेयर्स में पता चल गया कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए, उसके लिए उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी आउटपुट लेयर को डिजाइन कर लिया। ये हिडन लेयर आप कैसे डिजाइन करते हो और ये बाइसनेस क्या रखनी है। फर्दर आगे और भी बहुत से पैरामीटर्स हैं जिसके आंसर्स जो हैं आपको मॉडल को इनको कहते हैं मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स। तो और ये कितने बैच साइज पे मॉडल को ट्रेन करना है या इपोक्स, लर्निंग रेट, ये सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं और इसको आप ग्रिड सीवी या खुद से कुछ वैल्यूज टेस्टिंग वो कर करके और फर्दर आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि किन सेटिंग्स के ऊपर हमारा मॉडल बेहतर परफॉर्म करके दे रहा है, ठीक है। तो ये जो वेट्स है वो खुद ब खुद लर्न कर लेता है। वो वेट्स कैसे लर्न करता है, सारी गेम ही वेट्स की है क्योंकि मशीन लर्निंग में हम डेटा से वेट्स को ही लर्न कर रहे हैं। तो जो वेट्स हैं जो हर इनपुट की लेयर के साथ अटैच है वो चेंज होते हैं। अब वो चेंज कैसे होते होंगे, तो उसने यहाँ पे लिखा है दे आर 2 stages of basic process are called back propagation and forward propagation, ठीक है। अब वो जब मैं डेरिवेशन की बात कर रही थी तो वो डेरिवेशन में बेसिकली यही बात जो आपने पढ़ा होगा मैथ्स वगैरह के अंदर, डेरिवेटिव और इंटीग्रल वाली चीज़ें ना वो यहाँ पर काम आती है। तो अभी हम बैक प्रोपगेशन के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले उसको 3 मेन स्टेप्स में, बल्कि 4 यहाँ लिखे हुए हैं, हम अभी 3 की बात करते हैं। लॉस कैलकुलेशन, ग्रेडियंट डिसेंट, एडजस्टिंग वेट, ये क्या चीज है और ये सारा कुछ हमारा ट्रेनिंग के लिए करके हमें दे रहा है, ठीक है। अब फर्दर अब मैं आपसे कहती हूँ कि आपका जो आपने जो भी नेटवर्क डिजाइन किया ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। हमने 2 इनपुट लिए हैं, 3 हिडन लेयर्स लिए हैं और 2 आउटपुट लिए हैं, ठीक है। हमारा इतना सा नेटवर्क है और एक जो हिडन लेयर है वो एक ही है और उसके अंदर 2 न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। अब इसको फर्दर आपने एक्सप्लोर करना था तो वो कहता है कि आपको क्या करना है, लॉस कैलकुलेट करना है। जो नेटवर्क की आउटपुट है और जो रियल आउटपुट है उसके दरमियान आप डिफरेंस को नोट करते हो, ठीक है। जब हम डिफरेंस को नोट करते हैं
तो आप एक चीज नोट करो कि 100% तो वो सही नहीं करके देगा ना प्रिडिक्शन, तो उसमें कोई ना कोई डिफरेंस आ रहा होगा, और वो जो डिफरेंस है उसको कंप्यूट करना ही लॉस फंक्शन है। ठीक है। रिग्रेशन जो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कॉन्टिन्यूस वैल्यू आती है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जो हमारे आउटपुट पे मौजूद थी वो आनी चाहिए थी 0.9 और वो आ 0.8 रही है, तो डिफरेंस कितना हुआ, 0.1 का हो गया। तो वो रिग्रेशन के अंदर उसने वो जो डिफरेंस आया था वो कैलकुलेट करके दे दिया है। अब ये एक के लिए तो नहीं होगा, अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल सिनारियोज में लेके जाते हैं तो हम एक एक करके अपने डेटा पॉइंट्स को देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है। तो जो पहला फॉर एग्जांपल इंस्टेंस आपका डेटा का था, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से रिकॉर्ड्स पे लेके जाती हूँ। ठीक है। अ, कोई भी एक इमेज देखते हैं ना, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अब देखो आप एक डेटा सेट की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास डेटा स्टोर है, उस डेटा के ऊपर मॉडल लर्न कर रहा है ना, तो ये उसके इनपुट फीचर्स होते हैं जिसको कॉलम्स जो हैं। ठीक है। यानी एज होगी, हाइट होगी, और इस तरह की चीजें जो आ रही हैं। ठीक है। एज, हाइट, जेंडर, ये सारी हमारे पास इनपुट है, और इस ईयर में इनरोल हुआ, और ये जो इंडिविजुअल रो होती है ये रिकॉर्ड होता है। अब आप अपने मॉडल को एक एक इंस्टेंस करके भी दे सकते हो और उसको कुछ बैजेस में करके भी इनपुट दे सकते हो। ठीक है। तो वो इपॉक्स और बैचेस का कॉन्सेप्ट अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। अभी हम एज्यूम करेंगे हम एक इंस्टेंस को ही वन रिकॉर्ड पर बैच करके दे रहे हैं, यानी एक ही रिकॉर्ड दे रहे हैं उसको, अपने मॉडल को, कि तुम पहले गो में फॉरवर्ड पास में एक रिकॉर्ड लेके इनपुट दो। ठीक है। उसकी एज इतनी है, हाइट इतनी है, और वो इतनी है। ठीक है। तो मॉडल ने उससे लर्न किया और उसको प्रिडिक्ट करने पहला पहला रिकॉर्ड उसको आपने दिया। ऑब्वियसली जब वो प्रिडिक्शन देगा, अभी तो उसके वेट्स आपने रेंडमली इनिशियलाइज किए हुए हैं ना, तो जब हमने उसको रेंडमली इनिशियलाइज किया है तो वो जो प्रिडिक्शन हमें आउटपुट करके देगा, क्या आपको लगता है कि वो ठीक देगा? उसमें जो एरर निकलेगा, यानी आप इस फॉर्मूला को जरा सा गौर करो, मैं थोड़ा ज्यादा जूम किया है, वाई आई माइनस वाई स्क्र, यानी एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड कर रहे हैं, और सबको सारे ये आई का मतलब है कि पहला इंस्टेंस या बैच को आप कर लो। अभी अभी हम इंस्टेंस लेवल पे हैं, पहला रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, चौथा रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स का आपने अभी जो आउटपुट आई थी उसको, हर बैच में आपके पास एक ही आ रहा है तो अभी हम एक का करेंगे, अगर चार आ रही है तो वो चार को सम करके बता देगा, एन बता रहा है कि उस बैच में कितने आपके डेटा में रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ठीक है। उसका आपने डिफरेंस निकाला, मीन स्क्वायर इसलिए ताकि वो नेगेटिव में आपका ना जाए, तो वो जो लॉस फंक्शन है वो आपको बता रहा है कि क्या डिफरेंस आ रहा है। अब ये डिफरेंस तो आ गया आपके पास, अब इस डिफरेंस का क्या करना है? ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट यूज किया जाता है बाय नेटवर्क टू रिड्यूस द लॉस। अब वो लॉस कम करना है। पहले जो वेट्स आपने रेंडमली असाइन किए थे, मैं आपको एक सवाल अभी दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे इसका आंसर पूछूंगी। अगर हम सारी की सारी न्यूरल नेटवर्क के वेट्स को जीरो शुरू में कर देते हैं, अभी तो मैंने आपसे कहा रैंडमली करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि क्या प्रिडिक्ट करता है। अच्छा, उसने कुछ गलत प्रिडिक्ट किया, लॉस निकाला, उस लॉस की बेसिस पे ग्रेडियंट डिसेंट में हमने उसको कहा कि अब उस लॉस को आपने कम करना है। और वो लॉस को कैसे कम कर रहा है ग्रेडियंट डिसेंट में, कि वो उसके वेट्स को एडजस्ट कर रहा है, यानी उसकी वेट्स में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है या रिड्यूस कम कर रहा है। ठीक है। और यानी वेट्स को एडजस्ट कर रहा है बेस्ड ऑन द डेरिवेशन ऑफ द लॉस फंक्शन। अगर आप ग्रेडियंट डिसेंट की, मैं आपको एक मिनट, ग्रेडियंट डिसेंट से पहले ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट पे ले जाती हूँ। आपके देखो यहाँ आप अपने डेटा सेट को ना डिवाइड कर रहे हो, मेजरली हम वैलिडेशन की भी बात नहीं करते, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हम डिवाइड कर देते हैं। बेहतर अप्रोच है कि हम उसको तीन में डिवाइड करें, यानी यहाँ 60 और 40 की आपका 100% डेटा है, 60% ट्रेनिंग में, 40% हमने टेस्टिंग में दे दिया है। ट्रेनिंग में ज्यादा रखा और टेस्टिंग में हमने कम रखा। अब उसने क्या किया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डेटा को डिवाइड तो कर दिया, तो ट्रेनिंग वाला काम क्या है, मॉडल को ट्रेनिंग वाले सेट के ऊपर सिखा रहे हैं, यानी मैं अब आपको ट्रेन कर रही हूँ। तो अब टेस्ट करना होगा तो मैं आपसे वो सवाल पूछूंगी जिस उस पे पूछूंगी जो अभी मैंने आपको दिखाया हुआ नहीं है। तो टेस्टिंग क्या हो गया, मॉडल के सामने हम वो डेटा रखेंगे जिसपे वो ट्रेन नहीं हुआ और चेक करेंगे कि वो क्या उस पे अच्छे रिजल्ट परफॉर्म कर रहा है। अब फर्दर हम कहते हैं कि जब वो अगर आप नोट करो कि यहाँ पे वैलिडेशन क्या कर रहा है कि जब आप
आपने कहा ना आपने ट्रेनिंग कर ली है डेटा सेट की, ठीक है, तो आप उसको वैलिडेट भी करते हो और फर्दर लास्ट में हम उसको टेस्टिंग के लिए देते हैं कि अब ये फर्दर इसको चेक करते हैं कि ये टेस्ट सही हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो हम वैलिडेशन वाली कहानी को अभी थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, क्योंकि अभी के क्रॉस वैलिडेशन और ये सारी चीज़ें आपके मॉडल को बहुत ज़्यादा बेहतर कर देती हैं, ताकि हमारा जो मॉडल हमने डिज़ाइन किया है वो अनसीन चीज़ों पे भी चले। अगर बहुत अच्छा आपके ना मॉडल को हमने सिखा दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मॉडल 100% एक्यूरेसी दे रहा है, क्यों, तो उसका क्या होगा कि वो ओवरफिट हो गया उस डेटा सेट पे ना, और ओवरफिट हो गया तो अब अनसीन डेटा आएगा तो उसके लिए वो नहीं चलेगा। तो ये वैलिडेशन और टेस्ट सेट इन्हीं चीज़ों को ओवरकम करेंगे, हमने ओवरफिट नहीं करना। अब वो जो ग्रेडियंट डिसेंट है उसका काम है कि हम वो मॉडल को ऑप्टिमाइज तरीके से उसको फिट करें, ठीक है। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, वैलिडेशन का हम आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता सीख ही जाते हैं। अभी हम ग्रेडियंट डिसेंट पे जाएंगे। अब आप देखो ग्रेडियंट डिसेंट का कर्व वैसे बनाया है, आगे बड़े कॉम्प्लेक्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस पहली डायग्राम को खोल लेते हैं, तकरीबन सारे एक ही जैसी बातें कर रहे होते हैं। अब वो आपसे कह रहे कि अब तुमने जो वेट्स दिए थे उस पे जो तुम्हारा आपका लॉस आया है, ठीक है, और लॉस पे की बेसिस के ऊपर हमने कहा कि ये क्या यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम क्या कह रहे थे, अपने जो हमारे लॉस फंक्शन आया है उसकी बेसिस पे ये डायग्राम नहीं खोलेगा। हम्म, अब आपसे कहना है कि आपके जो वेट्स थे ना वो इनिशियली यहाँ पर आपको के इन सेटिंग्स पे थे, और उसने लॉस फंक्शन दिया और ग्रेडियंट डिसेंट से आपको पता चला कि वेट्स को आपकी जो वैल्यू आ रही है वो स्टेप डाउन करनी पड़ेगी। हमने वेट्स को आहिस्ता आहिस्ता करके उनके अपना जो अल्फा की वैल्यू है वो छोटी रखी हुई थी। अभी अल्फा के आपको शायद उस तरह समझ नहीं आ रहा, मैं इसकी डेरिवेशन आपको भी करवाऊंगी, या मेरे ख्याल से निम्रा के पास पहले से पड़ी हुई है। एक सेकेंड, सॉरी, आप एक सेकेंड के लिए होल्ड करना है। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे अल्फा की ना, तो अब मैं आपको अल्फा की एग्जांपल ऐसे समझा सकती हूँ ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर कि अल्फा बेबी स्टेप्स हैं। अगर हम अल्फा की वैल्यू बड़ी रखेंगे तो वो जो जंप्स लेगा वो बड़ी जंप्स लेगा, और अल्फा की वैल्यू अगर हम छोटी रखेंगे तो वो छोटे स्टेप्स लेगा, ठीक है। अब वो अल्फा भी मैंने आपसे कहा था लर्निंग रेट है, तो लर्निंग रेट हाई रखना है या लो रखना है, यानी जो वेट्स ने लर्न करना है वो ज्यादा जल्दी जल्दी जाके आगे पीछे लर्न करेगा, छोटे छोटे स्टेप्स में लर्न करें। अगर तो वो बड़े स्टेप्स लेता है ना, तो ये जो आपको शेप इस तरह की दिख रही है, जो लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन है उसके बारे में अभी मैं आपको हल्का सा उसका ओवरव्यू भी दे देती हूँ कि लॉस्ट और कॉस्ट फंक्शन में क्या होता है, बट आप समझो कि आपका एरर यहाँ पर ना सबसे कम आ रहा है और आपका एरर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ज्यादा आ रहा है। तो वो जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो कह रहा है कि वेट्स की इनिशियलाइज आपने इधर किया और आहिस्ता आहिस्ता अल्फा की बेसिस पे वो कह रहा है कि वेट्स को थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ, ठीक है। कम करते गए तो वो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां हमारी जो कॉस्ट है वो सबसे कम आ रही है, तो वो हमारी ऑप्टिमाइज वेट है। बट अगर हम फर्दर वेट्स की वैल्यू इस तरफ और बढ़ाते जाएंगे, इस तरफ लेके जाते जाएंगे, तो वो अगेन आपके जो एरर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर आप नोट करो तो मैं कॉस्ट फंक्शन और लॉस फंक्शंस की बात कर रही हूँ, यहाँ कॉस्ट लिखी हुई है, ठीक है। तो लॉस फंक्शन जो अभी हमने पीछे देखा था वो इंडिविजुअल इंस्टेंसेस के ऊपर कर रहा था, और कॉस्ट फंक्शन जो है वो हमारा बैचेस यानी ग्रुप ऑफ डेटा के ऊपर हमें वो निकाल के देता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इस चीज को नोट करें, तो अगर हमने उसकी वैल्यू हाई रखी हुई है तो वो बड़े स्टेप्स ले लेगा, और छोटी रखी है छोटे लेगा, और कॉस्ट फंक्शन को बताएगा कि भाई आप अपने वेट्स को यहाँ पे रखो। अच्छा, पहला अगर इंस्टेंस आया था तो लॉस फंक्शन, बैच आया था तो कॉस्ट फंक्शन आपने चलाया और उसने आपके वेट्स की नई वैल्यू दे दी। तो अगर हम वापस जाएं तो वो ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू हमने अपने लॉस को, ठीक है, या
कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया है और अपने नए वेट्स को चेंज कर लिया है। अब जब आपने वेट्स को चेंज कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है, ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि वेट्स आर एडजस्टेड एट ईच कनेक्शन बाय अप्लाइंग इट्स आइटरेटिव ऑफ बैक प्रोपगेशन। यानी ये जो प्रोसेस अभी मैंने आपको समझाया बैक प्रोपगेशन है कि वो मॉडल के वेट्स को अब एडजस्ट कर रहा है। उसने नए वेट्स को एडजस्ट कर लिया और उसकी बेसिस पे अब वो दोबारा से क्या करेगा, डिफरेंट सैंपल्स पे चलाएगा, फॉरवर्ड प्रोपगेट करेगा, लॉस फंक्शन कैलकुलेट करेगा, लॉस आया, लॉस की बेसिस पे वो बैक प्रोपगेट यानी वेट्स को दोबारा एडजस्ट करेगा और फिर नए डेटा पे चलेगा। ये साइकिल चलता रहेगा जितने भी आपने सेट ऑफ इपॉक्स अपने रखे हुए हैं, ठीक है। अब उन इपॉक्स पे वो फॉर एग्जांपल आपने कहा 1000 दफा इसको ट्रेन करो, तो 1000 इपॉक्स तक हमने उसको चलाया और हर इपॉक्स में उसका जो लॉस है वो एरर जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। अब हमने बात की एक्टिवेशन फंक्शन की जो अप्लाई किए थे, तो हर न्यूरॉन पे अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन भी हो सकता है। तो अभी हम मेजरली हमें 3 नाम आने चाहिए, रेलू, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, सिग्मॉइड। सिग्मॉइड को हमने देख लिया था, हल्का जितना हमें आइडिया चाहिए था कि एक हमारे पास वैल्यू है, उससे ऊपर गया तो 1 और उससे नीचे। अब वो आपको कहना ये चाह रहा है कि जो रेलू है, आई गेस यहाँ पर एक्सप्लेन किया होगा रेलू को, और देखो पीछे अभी आपने देखा था हिडन लेयर को उसने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो भी आपकी इनपुट आ रही है उसके वेट्स के साथ आप मल्टीप्लाई करो और बाइसनेस को ऐड कर दो, ठीक है। अभी हम ए वाली चीज को छोड़ दो, आपको सिर्फ बाइसनेस का आइडिया होना चाहिए। सिग्मॉइड का हमें आइडिया हो गया था, ये शेप आ जाती है, 0.5 से ऊपर 1, 0.5 से नीचे हम 0 क्लास उसको दे देते हैं, ठीक है। अब tan h की बात आती है, तो tan h की रेंज जो है वो 0 से 1 के दरमियान तो नहीं होती, ठीक है। उसकी जो सिग्मॉइड फंक्शन है ना, उसकी रेंज होती है 0 से 1, यानी 0.5 से ऊपर क्या है आपके पास 1 क्लास, 0.5 से नीचे 0 क्लास। अब tan h में वो आपको थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो उसने लिख दिया कि tan h सिग्मॉइड से बेहतर काम करता है, ऐसा नहीं है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको करते हो, और इसकी रेंज आई गेस -1 से लेकर +1 तक होती है, ठीक है। अब tan h का अगर यहाँ ये वो डायग्राम दिखा देता, हाँ आप देखो इस तरह से चल रहा है, तो इसकी जो मिड पॉइंट की वैल्यू है वो 0 पे होती है, और अगर वो 1 दे रहा है या -1 दे रहा है, ठीक है। इसको फर्दर रेलू को हम मोटा मोटा देख लें, इसमें हम डिटेल से ना इसको एक दफा एक लेक्चर में देखेंगे। रेलू और लीकी रेलू जो है ये दोनों जो है कुछ बीच में बहुत पुरानी है रिसर्चेस के, उनके रिजल्ट्स बेहतर आना शुरू हो गए थे, और इसकी रेंज जो है वो 0 से यहाँ पे उसने फॉर एग्जांपल इन्फिनिटी लिखी है। आपका वो कहता ही है कि tan h और सिग्मॉइड से ये बेहतर आपको ना रिजल्ट्स तो मतलब ऐसे दे रहा है, कंप्यूटेशनली बेहतर आपको परफॉर्म करके दे रहा होता है। अगर आप इसको प्लॉट करके, यहाँ नहीं प्लॉट किया हुआ इन्होंने, लिखो रेलू और रेलू, आपको रेलू एंड लेकी रेलू का मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देती हूँ। आप देखो कि इधर से अगर उसकी y से ऊपर वैल्यू जा रही है तो वो 1 की तरफ है, और 0 से अगर पीछे नेगेटिव वैल्यूज पे जाती है तो वो एक फ्लैट स्लोप की तरफ ले लेता है, और लीकी रेलू जो है वो फ्लैट नहीं लेता, वो थोड़ी सी डाउन उसको और वैल्यू जाने देता है, ठीक है। तो इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया था, इतनी मैथ्स में इसकी अभी हमें इतनी जाने की जरूरत नहीं है। किधर के एक्टिवेशन फंक्शंस थे, और भी हैं जो हमें वक्त के साथ पता लगेगा, जैसे अगर आपके पास क्लासिफिकेशन है तो आउटपुट पे हमें कौन सा रखना चाहिए, इनपुट पे कौन सा रखना चाहिए, तो मोस्टली हम रेलू पे हमारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, या सिग्मॉइड पे भी हमारे अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है आहिस्ता आहिस्ता करके एक स्टेप आते जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन is a type of a feed-forward neural network with 3 or more layers, including an input layer, or one or hidden layer or output layer. अगर आपके मॉडल का आर्किटेक्चर ऐसा है और फीड फॉरवर्ड हो रहा है तो उसको हम अपना MLP कहते हैं। फर्दर उसकी एक हायर कैटेगरी जो हम पीछे एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, अगर आप CNN का नाम जो है मोस्टली आप कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का, थोड़ा सा मैं आपको इसको आइडिया दे देती हूँ।
डायग्राम के थ्रू पहले बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसा अभी न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर देखे थे ना, इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है, वैसा ही बट ये आपके इमेजेस के लिए है, और इसमें आपके पास फर्दर और लेयर्स आ जाती हैं, ठीक है। कन्वोल्यूशनल लेयर, मैक्स पूल लेयर, डेंस लेयर, ये आहिस्ता आहिस्ता करके हम जिस दिन कन्वोल्यूशनल लेयर को पढ़ेंगे, हम ये थोड़ा एंड पे पढ़ेंगे क्योंकि मुझे भी पढ़े हुए इसको कोई 4 साल हो गए, हम रिवाइज करके इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो फिल्टर्स है इमेज पे, आपने मैक्स पूल लगाना, यानी मैक्स फिल्टर, ऐसा फिल्टर जो मैक्स वैल्यू को ले रहा है। डेंस ड्रॉप आउट लेयर क्या होती है, तो वो पहले हम सिंपल LSTM के आर्किटेक्चर पे चलेंगे तो हमें कन्वोल्यूशनल वाला बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इसी तरह ये अटेंशन लेयर क्या होती है, अभी LSTM के अंदर फर्दर मैं आपको अटेंशन लेयर उधर ही सिखा दूंगी कि ये क्या करता है। मुख्तलिफ किस्म की अटेंशन लेयर्स आपके ऐड हो सकती हैं। पूलिंग लेयर नहीं, बड़ा आपको यहाँ पे उसने वो बता दिया है, ये देखो उसने पूल का कॉन्सेप्ट बड़ा ही आसान है कि ये आपका एक इमेज था, ठीक है, और ये उसकी डायमेंशन, ये उसका डेटा है, ठीक है। उसने क्या है कि 2x2 का फिल्टर लगा दो और उसमें से मैक्स निकाल लो। इसकी मैक्स 2 का फिल्टर उसने यहाँ 4 सेल्स पे लगाया तो मैक्स वैल्यू कौन से निकल आई, 6। इसमें से मैक्स कौन से निकल आई, 8। इसमें से मैक्स कौन से निकल आई, 3। इसमें से मैक्स कौन से निकल आई, 4। तो इस तरह की ना लेयर्स लगी होती हैं। तो अब वो देखो, वो कार के लिए उसने डिटेक्ट करना था कि ये कार है, क्या है क्या है, तो कन्वोल्यूशनल, और वो फिर रेलू के लिए ऐड की कन्वोल्यूशनल, फिर वो ये उसने एक आर्किटेक्चर बनाया और उसके बाद वो डिटेक्ट करके बता रहा है कि ये कार थी। तो कन्वोल्यूशनल जो है वो इमेजेस के ऊपर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और इसके ढेर सारे वेरिएंट्स हमारे पास मौजूद हैं। अभी हम स्विच करते हैं LSTM के ऊपर। अब हम, जैसे मैंने आपको कहा ना, इमेजेस के ऊपर कन्वोल्यूशनल CNN जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। अगर हम बात करें ये जो हमारा डेटा होता है लैंग्वेजेस का, तो जब उसने अगर ट्रांसलेट करके देना है तो एक सेंटेंस में आपको बोल रही हूँ, उस वर्ड का मतलब ज़्यादा तभी समझ आता है अगर आपको पूरा सेंटेंस समझ आ रहा है, ठीक है। तो जो लैंग्वेजेस मॉडल होते हैं उसमें जो डिपेंडेंसी होती है वो वर्ड्स के ऊपर, उसकी मतलब वो वर्ड पीछे कहीं किसी और वर्ड से भी लिंक होता है, जिसको हम कह सकते हैं लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज होती है, ठीक है। और LSTM जब भी हमारे पास टाइम सीरीज का डेटा आता है, ट्रांसलेशन, स्पीच रिकग्निशन, तो इसमें तो आउट परफॉर्म करता ही करता है। बहुत बेसिक सा मॉडल है, इतना मुश्किल नहीं है LSTM को समझना। और LSTM के जो मेजर जो चीज़ है ना वो उसका आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ LSTM का आर्किटेक्चर दिखाऊं, तो LSTM के आर्किटेक्चर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट गेट्स हैं। एक इनपुट गेट है, फॉरगेट गेट है, और आउटपुट गेट है। यानी वो जो अब हमें एक न्यूरॉन दिख रहा था ना, यहाँ पर उसको कह दिया मेमोरी सेल, यानी अब उसके अंदर, उसी न्यूरॉन के अंदर 3 अदद गेट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इनपुट गेट बताता है उस सेल के अंदर कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपने आने देनी है। फॉरगेट गेट बताता है अब आप कौन सी इंफॉर्मेशन भूल जाओ, और आउटपुट गेट क्या होता है, वो बताता है कि व्हाट इंफॉर्मेशन अब इस सेल से अगले सेल पे भेजनी है। तो यहाँ पर है, ठीक है। अब ये एक आपको वो एक न्यूरॉन का आर्किटेक्चर बता रहा है। इसमें से यहाँ पर ये आपका इनपुट गेट है, ठीक है, और यहाँ आपका फॉरगेट गेट किधर गया, 10H वाला था, एक मिनट, FTM, फॉरगेट के आपका फॉरगेट गेट आ जाता है यहाँ पर। और इसको ना समझने के लिए मैं एक मिनट रुको, हम ना एक काम करते हैं, ये अभी आपको इस तरीके से नहीं समझ आएंगे, वेबसाइट के थ्रू नहीं आएंगे। हम ना नेक्स्ट सेशन में LSTM के गेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। मीनवाइल मैं आपको हल्का सा भी सिर्फ आपको ये लिंक सेंड कर देती हूँ, इसी लिंक में से हम तस्वीरें खोल के डाउनलोड करके पहले से रख लेंगे। वो कह रहा है कि ये इनपुट गेट है, ये आउटपुट गेट है, या जो भी वो उसने डिवाइड किया हुआ है, और फॉर्मूलाज जो लगाए हुए इसको हम डेप्थ में पढ़ेंगे। ओवरऑल इसका अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत ज़रूरी है। 10H कैसे आपको बता रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन इन और आउट होनी चाहिए, और साथ साथ हमारी एक्टिवेशन फंक्शंस भी देखो, सिग्मॉइड 10H एक्टिवेशन फंक्शंस लगे हुए हैं LSTM के अंदर, ठीक है। तो जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो इन फॉर्मूलाज की हमें ज़रूरत नहीं होती, बट हमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत मस्ट है। तो फिर फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में
देखो, अनोमली डिटेक्शन, टाइम सीरीज, स्पीच रिकग्निशन, रिकमेंडर सिस्टम, ये सारे LSTM के हैं। ठीक है। अब बात ये थी कि मैंने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका थोड़ा सा स्किप हो गया मेरे से, RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। तो अब आप देखो कि हमने एक न्यूरॉन के अंदर, सॉरी, मुझे थोड़ा सा मैं RNN खोल, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क भी एक तरह के वो डीप लर्निंग के मॉडल है। अब हम टाइम सीरीज की बात कर रहे हैं ना, कि टाइम सीरीज का डेटा है, तो वो क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि हर जो आपका सेल था, अगर उसको यहाँ पे ये खुल जाए, मैंने RNN मिस कर दिया, इस वजह से आपको LSTM एकदम से ना उसका आर्किटेक्चर अंदर वाला समझ नहीं आएगा। अब आप नोट करो कि ठीक है, एक्स इनपुट आ रही है, बट वहां पर आप नोट करो एक साइकिल उस न्यूरॉन की तरफ, अपनी ही तरफ जा रहा है। ठीक है। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बेसिकली है तो आपके पास वही न्यूरल नेटवर्क ही है, बट वो कह रहा है कि हर आउटपुट जो है वो प्रीवियस को वापस इनपुट देती है एक स्टेप के ऊपर। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हर स्टेप पे वो अपने आप को वापस एक अपनी इनपुट दे रहा है, तो समहाउ वो कुछ प्रीवियस वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करता है। सही है। यानी अपने आप को ही फीडबैक वापस देना। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ से, द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ RNN इज हिडन स्टेट विच रिमेंबर्स सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सीक्वेंस। जब वो न्यूरॉन जो था वो अपने आप को दोबारा से इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो वो कुछ याद रखने की कोशिश कर रहा है, तो इस स्टेट को हम मेमोरी स्टेट भी कहते हैं। तो वहाँ LSTM में भी उसी न्यूरॉन को थोड़ा बेहतर ऑप्टिमाइज कर दिया। क्यों किया अभी मैं आपको उसका बताती हूँ। वो उसको याद रखने की कोशिश कर रहा है, तो उसने यहाँ अनफोल्ड, यानी कपड़े आप खोल के देखते हो ना, तो उसको खोल के आपको बता दिया कि वही T1 में वही न्यूरॉन था, T-1, यानी ये करंट टाइम है, इसलिए पिछले टाइम पे वही न्यूरॉन ने इसी न्यूरॉन को इनपुट दी, फिर फर्दर उसी न्यूरॉन ने अपने आप को दोबारा इनपुट दी, तो वो अपने जो पूरा याद रखने वाला है उसको याद रख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब वो जो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है वो आपको बता रहा है, फीड फॉरवर्ड में तो आगे जा रहा था, अब क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में अपने आप को दोबारा वो वापस इनपुट भी दे रहा है, तो वो अपने आप को प्रीवियस इन्फॉर्मेशन याद रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। अब वो आप पे डिपेंड करता है, ये आपको तब कर लेना, आपने इसको फर्दर एक्सप्लोर करना है। बट इसमें जो मेजर प्रॉब्लम होती थी वो वैनिशिंग ग्रेडियंट की है, कि वो पिछली इन्फॉर्मेशन भूलना शुरू हो जाता था। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो टेक्स्ट जनरेशन, स्टॉक मार्केटिंग एग्जांपल में आपको वो कह रहा है कि प्रॉब्लम क्या होती है कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में के वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आ जाती है। वो क्या आपके पास कि अपने मॉडल को याद करा रहे थे, पिछली इंफॉर्मेशन उसको भूलती जा रही है, उसके लिए ब्लर होती जा रही है। तो ये आपके पास सारी वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम थी। इस चीज को ओवरकम करने के लिए, हो सकता है पीछे एक वर्ड इंपॉर्टेंट था वो उसको भूलता जा रहा है ना, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास LSTMs मौजूद है, और LSTM में अब हमारे पास मेमोरी यूनिट आ गया है। ठीक है। डायरेक्शनल क्या है, सिक्वेंशियल डेटा को ये भी कर रहा है वन डायरेक्शन में, बट ये अब उसको मतलब दोनों बोथ डायरेक्शंस के अंदर उसको याद कर सकता है। ऑब्वियसली उसका आर्किटेक्चर आसान है, तो उसको ट्रेन करना भी आसान होगा, इसको थोड़ा सा ट्रेन करना डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग होगा, लॉन्ग टाइम, यानी वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। वो लॉन्गर टर्म्स को भी याद रखता है, वो जो पुरानी आपने बात की थी, यानी आप इस तरह समझो उसको अपना जो है वो बातें याद रहती हैं। ठीक है। तो इसने बहुत बेहतर आउट परफॉर्म किया था। बाई डायरेक्शनल जो LSTM की में आगे टाइप्स है वो और होंगी। अब आपने, आई गेस आप लोगों को कोलैब का आइडिया है, मैं इसको वाइंड अप करने लगी हूँ इन सबको। बेटा, आप लोगों को कोलैब का आइडिया है, मैं आप लोगों को टास्क, हम्म, हाँ। अब आपने LSTM की इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट क्लास में करके लेकर आनी है, मैं कोड आप लोगों से यही क्लासरूम में शेयर कर देती हूँ। ठीक है। उसको किसी भी डेटा सेट पे चला लो LSTM को। ठीक है। उसको एक दफा गो थ्रू चला के आना है, ताकि LSTM की जो हम फिर ना थोड़ी सी मैथ्स को और ग्रेडिंग डिसेंट की मैथ्स को और सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है उसको हम नेक्स्ट वीक में एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप में से अब मुझे बताओ, इसके अलावा पेपर राइटिंग के ऊपर कौन कौन लर्न करना चाह रहा है, ओवर लीफ पेपर राइटिंग।
अ, ठीक है मतलब आप लोग हो विलिंग, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ओवरलीफ का, आप लोगों ने अपने पास ये है ओवरलीफ, ठीक है। लेटेक्स ओवरलीफ से मुराद ये है कि लेटेक्स लैंग्वेज है जिसमें हम अपने वर्ड के बजाय अपने उसको रखते हैं, ठीक है। तो लेटेक्स पे आपने ओवरलीफ पे जाना है, ठीक है, और अपने आप को साइन अप करना है, वहाँ एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, आई गेस आप लोग इतने हो, और वहाँ एक सैंपल आपको दिया होगा, आपने उसमें अपना टाइटल खुद से कोशिश करनी है ऐड करने की। मैं आपको, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, मैं एक ओवरव्यू आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। मैं आपकी दो चीजें साथ साथ लेके चल रही हूँ, ये तो फूड है, ओके। आप लोगों को शायद थोड़ा थोड़ा सा मोटिवेट भी करते हैं, कल ये कुछ बच्चे हमारे ग्रुप के हैं माशाल्लाह, इन लोगों ने गलत लिखा हो या सही लिखा हो, एक कॉन्फ्रेंस पेपर भी लिखा है हमारे ग्रुप के, ठीक है। ऑब्वियसली अभी वो एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ नहीं आए, तो मैं आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूंगी, आइदर कोई प्रोडक्ट बनाओ या अपनी जो भी आपकी रिसर्च है उसको आप लोग आहिस्ता आहिस्ता पब्लिश भी बेशक कॉन्फ्रेंस लेवल पे ही कराओ, बट उसको आप जरूर करवाओ, ठीक है। ओके, ये मेरे पास आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, मैं अब आपको यहाँ लेके जा रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक पेपर लिखा हुआ है, यहाँ मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो जब आप उसको खोलोगे तो कुछ इस तरह की इंटरफेस आती है। ये जो साइड पे आपको दिख रहा है ना सेगमेंट्स, ये जो सॉरी पैनल जो है, यहाँ पर फाइल्स, पीएनजी, जितनी भी फाइल्स हैं वो आपके पास होती हैं। जो मेन आपकी लेटेक्स की फाइल होती है, इतनी ज्यादा फाइल्स आपके पास तो नहीं खुलेंगी, वो होती है .txt, main.txt के नाम से, यहाँ एक्सेस है, main.txt के नाम से होगा। जैसे आप वर्ड पे लिखते हो वैसे ही होता है, बट इनकी टेम्पलेट्स बनी हुई होती है, और आपको पैकेजेस आप इंस्टॉल कर सकते हो, और आप देखो टेक्स्ट फिर आपका इधर से उधर हिलता नहीं है, ठीक है। तो जो मेन आपको मैंने दिखाना था, टाइटल में स्लैश टाइटल के टैग के अंदर ये टैग्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। बिगिन डॉक्यूमेंट इसको स्टार्ट करता है, टाइटल का डॉक्यूमेंट जो है वो क्या करता है, इसको जो भी आपका टाइटल है डॉक्यूमेंट का, वो यहाँ पर शो कर देगा। ऐसा क्यों शो कर रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर उसकी जो क्लास है वो IEEE एक्सेस के नाम से दी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कोई पेपर में ऑथर्स हैं वो दे देते हैं एब्स्ट्रैक्ट, और इसमें जो मेन है, फॉर एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट लिखना था तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट की कमांड वो उसके अंदर थी, वरना आपके मोस्टली क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं, यानी इंट्रोडक्शन का सेक्शन बनाया और उसके एक लेबल दे दिया कि कल को इस सेक्शन को कहीं और रेफर करना है तो मैं इस लेबल के थ्रू रेफर कर लूंगी। तो आपको जो टैग्स आने चाहिए, स्लैश टाइटल, स्लैश बिगिन डॉक्यूमेंट, स्लैश सेक्शन, यानी अब ये सेक्शन अब मैं बंद करूंगी ना तो मेरा सारा इंट्रोडक्शन का सेक्शन बंद हो गया, ठीक है। और जो इसमें टेबल शेबल बनते हैं वो हम नेक्स्ट फेज में आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं, बट आपने कुछ भी गार्बेज डेटा इस तरह का ना, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू और मेथडोलॉजी लिख के टाइटल, इसी तरह सेक्शंस के अंदर वो आपने लिख के करके लेकर आनी है, और अगर आप नहीं करोगे तो फिर मैं आपको सेशन में बैठने नहीं दूंगी, ठीक है। तो कुछ भी करो, अलग मलग करो, LSTM को रन करो, किसी भी डेटा सेट पे चला के मेरे पास कोलैब में आपने लेकर आना है, आपसे नहीं चल रहा खुद ट्राई करनी है, ढेर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, हम उसको मैं आपको सैंपल भी अपलोड गूगल क्लास में कर दूंगी, ये आपने खुद लर्न करना है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, इसका अकाउंट बना के आपने आना है, ठीक है। आप में से किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? मैं यहाँ पे ये बंद कर